अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी हुकूमत को बजट पेश करना है और ज़ाहिर है बड़ा महदूद सा वक्त रह गया, 11 जून आई खड़ी है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो वफाकी हुकूमत को इस हवाले से दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि IMF के साथ मामलात को तय करना है और ज़ाहिर है कि हुकूमत एक तरफ चाहती है कि इस बजट के अंदर वो रिलीफ दे सकें और इसका इजहार जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कर चुके हैं। लेकिन क्या IMF की कड़ी शराइत में से कोई ऐसी सूरत हाल जन्म लेगी कि शौकत तरीन साहब जो नवीद सुना चुके हैं उसको अमली जामा पहना सकें? ये एक बड़ा चैलेंज होगा वफाकी हुकूमत के लिए। ज़ाहिर है कि आपने महसूलात के हवाले से और वसाइल के हवाले से आपने एक टैक्सेशन का प्रोग्राम जो है वो IMF के साथ एग्री किया हुआ है। आपने बिजली और गैस के मामलात पर कीमतों का तयन जो है उसकी यकीन दहानियाँ भी कराई हुई हैं और जाहिर है कि ये दोनों चीज़ें मिलकर बोझ जो है वो मुल्क के अवाम के ऊपर डालती हैं और इसके नतीजे के अंदर महंगाई भी होती है, तकलीफ़ भी होती है और बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बजट के अंदर अगर हुकूमत को जगह और गुंजाइश मिलती है तो वो जो दावा कर रही है कि वो ग्रोथ जो है उसको वो 4.8% पर टारगेट करने की बात कर रहे हैं, गो कि ये दावा भी किया जा रहा है। आज भी जो मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं असद उमर साहब वो फरमा रहे थे कि ग्रोथ जो है वो 5% तक भी जा सकती है, बढ़ सकती है। 3.94% का तज़किरा तो वो कर चुके हैं। तो अगर ये नौइयत ऐसी है तो क्या उनके पास इतनी गुंजाइश निकलती है, वो स्पेस दस्तयाब होती है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके पहिए को तेज़ी के साथ चलाया जा सके और फिर उसके नतीजे में जो ग्रोथ है उसको भी हासिल किया जा सके, कुछ बेरोज़गारी जो है उसका भी अजाला हो सके। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है तो इसका बिलावास्ता ताल्लुक़ पॉलिसी साजी से बनता है और ज़ाहिर है कि हुकूमत को इस हवाले से भी इक़दामात उठाने हैं। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग जो हैं जो पहले से सतह गुर्बत है उससे नीचे जा चुके हैं। बेरोज़गारी जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो चुका है और उसके साथ साथ जो महंगाई है उसने ना सिर्फ ये कि लोगों की क़ुव्वत इस्तिताअत को मुतासिर किया है बल्कि जो मिडल और लोअर मिडल क्लास तबका है उनके लिए हालात जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। अब ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक और चैलेंज ये भी है कि ये बजट इस वक्त एक ऐसे सियासी हालात में पेश किया जा रहा है कि जहाँ पे एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या बजट जो है वो हुकूमत आसानी के साथ निकालने में कामयाब हो जाएगी? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान सेनेटर मोहसिन अजीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेनेटर सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे। मोहसिन अजीज़ साहब, चूँकि मैंने जो बात कही है उसके अंदर अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक बजट सेमिनार किया था, उसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें की हैं। मैं आपको पहले वो सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो इन 3 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है, सतह गुर्बत से नीचे कितने करोड़ इंसान पाकिस्तानी और चले गए हैं। तारीख में दूसरी मरतबा मनफी में चली गई हमारी GDP। इन हालात में ये जो बजट पेश किया जा रहा है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। बजट के ऊपर हमारी पार्टी और हम पार्लियामान में तमाम पार्टियों के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हुकूमत जालसाजी और गलत आदाद और शुमार के बना पर रोज़ी पिक्चर पेश करने की एक भोंडी हरकत कर रही है। अब मोहसिन अजीज़ साहब, सवाल ये है कि ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है जालसाजी और गलत इदाद शुमार जो है उसके नतीजे में ये एक बड़ी सुहानी तस्वीर जो है वो पेश कर रहे हैं और ये सूरत हाल जो है इस तरह की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी।
बात ये है, देखिए मैं यही से बात शुरू करता हूँ, जालसाजी और गलत फिगर ये हमारे हुकूमत का वतीरा नहीं है। यहाँ पे जो आपके मेहमान बैठे हैं उनको भी मालूम होगा कि ये जो है नून लीग ने ये वतीरा शुरू किया जिसको कि फिगर की फजिंग कहते हैं। चाहे वो बजट की फिगर हो, चाहे वो लोन की फिगर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की फिगर हो, तमाम के साथ फजिंग की गई। और ये हमारे सामने है, हमारे सामने ही है कि डॉलर को किस तरीके से जो है वो स्टेबल रखने के लिए कितने अरबां डॉलर हमें लगाने पड़े कि उसको आर्टिफिशियली जो है वहाँ रखा जाए। और उसके यूनी की हुकूमत में एक साहब जो आए आखिरी अयाम में, और उन्होंने जाके डॉलर को जब थोड़ा सा फ्री फ्लोट कर किया तो 125 रुपए 128 रुपए पे वो जाके पहुंचा जिस वक्त हमारी हुकूमत मिली। बात यह है कि जी देखिए इनके पास इस वक्त महंगाई जो है उसके अलावा जो ये फरमा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बेरोजगारी मैं समझता हूँ पहले से बढ़ी नहीं, पहले से घटी है। और वो इसका सबूत ये है कि जो भी इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री आप इस वक्त जो स्टेबल थी और हुकूमत के आने के वक्त भी स्टेबल थी, वो उसकी डाउनवर्ड ग्रोथ नहीं, उसकी अपवर्ड ग्रोथ हुई है। चाहे वो सेल्स है, चाहे वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अपवर्ड ग्रोथ हुई है। जो फैक्ट्री जो है 2 शिफ्ट चलती थी वो 3 शिफ्ट चल रही है, जो फैक्ट्री बंद थी वो चल पड़ी। फैसलाबाद की मिसाल आपके सामने है, सीमेंट की मिसाल आपके सामने है। इसीलिए जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% से बढ़ गया। इसी वजह से जो है ना आपका फिजिकल डिसिप्लिन ये कंट्रोल में आया। आपकी टैक्स कलेक्शन जो है ये रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है जो कि 10 महीने में हुई है। पाकिस्तान में कोविड के बावजूद जो रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है 4.1 ट्रिलियन की, पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुई। आप खुद जानते हैं कि कोविड में जब दुकानें बंद और दुकानों के बंद होने से की साथ साथ इंडस्ट्री बंद, और इंडस्ट्री के साथ बंद होने से इंपोर्ट कम होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। एक्सपोर्ट भी बढ़ गई, एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह जो फिगर जो है सलीम मांडवी वाला साहब यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमें देकर गई थी, इंशाल्लाह उससे थोड़ी सी 1-8% कोविड भी होगी। मोहसिन अजीज साहब मैं आता हूँ, नहीं मिलेगी जी मोहसिन अजीज साहब मैं आता हूँ। अब सलीम मांडवी वाला साहब सवाल यहाँ से अब ये भी एक पैदा हो रहा है कि ठीक है हुकूमत जो है इस वक्त एक रिलीफ देना चाहती है, शौकत तरीन साहब इसका इजहार कर चुके हैं, लेकिन IMF की शराइत जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, मुज़ाकरात अभी तक हो रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत इस चैलेंज में से निकल पाएगी और IMF का जो शिकंजा है उसको ढीला करवाने में कामयाब हो जाएगी और उसके नतीजे में कुछ सांस लेने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी? देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक दफ़ा आप एग्रीमेंट साइन कर लें, और मुझे याद है हमारी गवर्नमेंट में हमने IMF के प्रोग्राम को छोड़ दिया था। हमने क्योंकि वो उनसे हमारी टर्म्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमने उनको कहा कि जी हम ये आपकी टर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हमने IMF के एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं 360% इन्फ्लेशन हो चुका है 3 साल में, और फर्दर एवरेज 100% इन्फ्लेशन हो रहा है एवरी ईयर। तो मैं ये समझता हूं कि दे नीड टू सीरियसली लुक एट दी IMF एग्रीमेंट और टू सी, और मैं समझता हूं शौकत तरीन साहब इसको समझते हैं। जब हम IMF के एग्रीमेंट हमने छोड़ा भी तो शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो और उस वक्त भी ये हुआ था, और मैं समझता हूं वो समझते हैं और वो IMF से निगोशिएट करेंगे। और ये उन्होंने खुद एडमिट किया है कि IMF का एग्रीमेंट गलत साइन हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं IMF का एग्रीमेंट इसलिए साइन हुआ कि IMF का फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था और IMF का गवर्नर बैठा था। एक तो चला गया और एक अभी तक बैठा है, और ये जब तक दोनों रहेंगे IMF जो है आपकी तबाही करता रहेगा। तो इस टाइप के एग्रीमेंट जो साइन किए गए उसूलन वही गलत थे, और इस एग्रीमेंट ने PTI गवर्नमेंट की तबाही की। बिजली के रेट डबल हो गए, हर चीज की इन्फ्लेशन, हर चीज डबल हो गई। मेरे सामने ये चार्ट पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं। आई डोंट नो, मोहसिन साहब को तो डिफेंड करना पड़ता है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। मोहसिन साहब कैसे डिफेंड नहीं करेंगे कि इन्फ्लेशन हुई है? वो कैसे इन चीजों को डिफेंड करेंगे कि जी मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं हुई है, बेरोजगारी नहीं हुई है?
अब वो कोविड के अंदर आप छुपना चाहें, मैं तो कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मांडवी वाला साहब आता हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ कहा है। मैं वो पहले वो मोहसिन साहब को सुना दूँ, फिर आपके सवाल से इंटरेक्ट करके, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है सारी सिचुएशन का। ज़रा सुनाइए जी बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। हुकूमत और सिलेक्टेड वजीर आजम को एहसास ही नहीं है कि आप किस दुख और परेशानी से आप गुजर रहे, किस मुश्किलात का सामना आप कर रहे हो। वो कहता है कि मुश्किल वक्त खत्म, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख के इंतहा पे पहुंच चुका है, और हमारा वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का, वो बजट जो पाकिस्तान का इतना खुशहाली मुआशी तरक्की का बजट होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं हम एक लात मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। जरूरत ही क्या है IMF का, आप उनसे और तमाम अरब ममालिक से भी क्यों मांग रहे हो? तो खुद कह रहे हो कि GDP के तो आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अच्छा, अब मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि IMF का जो मसला है, आप समझते हैं कि या तो आप इसमें से गुंजाइश निकालने में कामयाब हो जाएंगे, IMF आपकी बात सुनेगा, आपको कोई सहूलत जो है वो फराहम करेगा। अभी तक तो उन्होंने बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किए रखा है, अभी भी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। आपको लगता है कि ये प्रोग्राम चलेगा और इसी में से आप स्पेस निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि IMF के साथ जब आप एग्रीमेंट करते हैं, IMF चाहता क्या है? IMF कहता है कि डेफिसिट आपका कम हो, IMF चाहता है आपका फिस्कल डिसिप्लिन ठीक हो, IMF चाहता है कि आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो, IMF चाहता है कि आपकी गैर ज़रूरी अखराजात ना हो, वगैरह वगैरह, ताकि उनका जो लोन है वो सिक्योर्ड रहे, उनका लोन की रिपेमेंट होती रहे। अब एक तरफ तो आप देखें तो इस तरफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपके GDP की ग्रोथ आ जाती है, फिर इंस्पाइट ऑफ कोविड, और आपका फिस्कल डिसिप्लिन पहले से बेहतर हो जाता है, आपका जो है तो करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से बेहतर हो जाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स पहले से बेहतर हो जाती हैं, आपकी इंपोर्ट्स जो है वो कर्टेल हो जाती हैं, और आपकी इंडस्ट्री चलने लगती है, और आपका जो है जो बाकी आपके मामलात हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो एक तरफ तो IMF जो है को अपना जो है जो एग्रीमेंट ज़रूर होता है, लेकिन उसको प्रेशर करने की ज़रूरत कम पेश आती है, क्योंकि उनको लगता है कि जी उनकी रिपेमेंट में उनको शायद हुकूमत को तकलीफ ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर है कि अगर उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि गरीब का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो एक बैंकर है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट बैंकर है, वो बड़ा हार्श बैंकर है, उसको अपने पैसे से मतलब होता है। तो वो उसका ये मतलब नहीं होता कि कौन सी हुकूमत रहे और कौन सी हुकूमत नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, गुर्बत क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे ये ज़रूर है, जब हम ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो खुदा करे कि वो दिन आए कि हम जो है उनके साथ रीनेगोशिएट कर सकें या एग्रीमेंट को हम टर्मिनेट कर सकें, और ज़रूरत पड़े तो उनके जो हार्श चीज़ें हैं उनके, जिस तरह से अभी उन्होंने ये बात की थी कि जी बिजली के रेट बढ़ने चाहिए, बिकॉज इसमें जो है वो जो करंट अकाउंट वो जो है जो सरप्लस है अपना, क्या कहते हैं उसको, जो हुकूमत ने पैसे देने हैं लोगों के, सर्कुलर डेट, कमी उसमें आ रही है, गर्दिशी कर्जा डेट जो है वो बढ़ रहा है, जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ रहा है। तो वो एक तरफ थी, लेकिन यहाँ पे आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आके बड़े कैटेगोरिकली कहा कि जो है हम इसको बिजली का रेट और नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके से आप देखें जो हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उसके ऊपर भी जो लेवीज है उसको कम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये बजट जो है ये थोड़ा सा रिलीफ का बजट होगा। मैं मोहसिन साहब आता हूं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपने उठा दी हैं। अब इसमें सलीम मांडवी वाला साहब, बात ये है कि IMF जुड़ा हुआ है कि बिजली की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं। सर्कुलर डेट जो है, गर्दिशी कर्जा जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जी या 1000 अरब रुपया अपनी जेब से दे दो, या फिर ये है कि ये जो पैसे पूरे होने हैं ये फिर बिजली की कीमत बढ़ाने से पूरे होने हैं। दूसरी तरफ सेनेटर मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवीज जो है वो उसको कम करना है, IMF के साथ आपने बढ़ाने की बात की हुई है।
तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आप समझते हैं कि ना बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, ना पेट्रोलियम लेवीज जो हैं वो कम हो जाएंगी, कोई और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा, क्या होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ बड़ा डिफिकल्ट बजट है। रिलीफ देने की गवर्नमेंट कोई पोजीशन में नहीं है। शौकत तरीन साहब ने कहा है फर्दर टैक्सेस नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 140 बिलियन के ये नए टैक्सेस ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लगा चुके हैं। तो अब बजट में और कितने तो मिनी बजट आ चुके हैं। ये मोहसिन अजीज साहब को भी पता है कि हर चीज ये गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस के थ्रू करती है, ना ये कोई बिल लाती है, ना कोई लेजिस्लेशन करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट में रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ अगर नए टैक्सेस ना लगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। रिलीफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी सेक्टर को कोई रिलीफ मिलेगी। और जहां तक पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है, आज आप बिजनेस रिकॉर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर पेट्रोलियम सेंसिटिविटी गेटिंग टफर, बाकायदा उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है कि कितनी पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट लगाती जा रही है और कितना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है लेवी की वजह से। तो अगर ये लेवी भी ये खत्म कर दें तो इनके पास तो और कोई तरीका ही नहीं है जनरेट करने का रेवेन्यू डायरेक्टली। तो ये मैं समझता हूँ बड़े चैलेंजेस हैं। और मेरे हिसाब से ये 2 ट्रिलियन तक डेफिसिट चला जाएगा इस साल गवर्नमेंट का। तो ये स्पेस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। 2 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन और बोरो करेंगे इस साल, तो मतलब तबाही है। सिर्फ एक ही तरीका है मैं समझता हूँ चीजें हालात ठीक करने का, जो मोहसिन साहब भी समझेंगे, इज टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। और उसके लिए आपको ड्रास्टिक मेजर्स करने पड़ेंगे, इनकी कैबिनेट को मेहनत करनी पड़ेगी, इनके मिनिस्टरों को मेहनत करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, ये जितनी बातें गवर्नमेंट कर रही है ये कभी भी पूरी नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि रिलीफ जो है वो बुनियादी तौर पर कहाँ से आता है? रिलीफ आता है कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, जैसे बिजली की कीमत है वो कम हो, गैस की कीमत जो है वो कम हो, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कम हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तो रोज़मर्रा अशिया की इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उनकी मंडियों तक जो पहुंच है वो सस्ती होगी, उससे कीमतों पर असर पड़ेगा और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आएगी। गो कि हमने जो गवर्नर स्टेट बैंक बिठाया हुआ है वो इससे इत्तफाक नहीं करते हैं, वो शायद उसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया से आए हैं। आप जब ये सूरत हाल हो और दूसरी तरफ आप ये कहें IMF के साथ कि 5,600 अरब रुपए का आपने अगले साल टैक्स इकट्ठा करना है, तो फिर मोहसिन अजीज साहब ये रिलीफ का नाम कुछ बड़ा अजीब सा और अजनबी सा लगने लगता है। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि रिलीफ वगैरह कहाँ से आता है? जो आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कम होता है? इंटरेस्ट रेट से कम होता है। हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कहाँ तक गया, 14-15% पे गया और फिर वो वापस होके 7-7.5% पे आ गया। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, इससे जो है रिलीफ आगे देने का, यानी जो इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम होती है। डॉलर का रेट आपने देखा 170 तक चला गया था, 175 तक चला गया था। लोग 200 रुपए की बात कर रहे थे, आज 155-156 रुपए पे वापस आ गया। उससे आपकी हुकूमत को, आपके यानी जो कस्टमर है, आपका जो बिजनेसमैन है, उसको कितना फायदा होता है, आपकी हुकूमत को कितना फायदा होता है। ये सारी चीजें पास ऑन करने की हैं। इसीलिए इस दफा जो है हम ये सुन रहे हैं कि इस दफा जो PSDP है वो पिछले के मुकाबले में 250-300 बिलियन रुपए जो है ज्यादा होगी, यानी 950 बिलियन की इस दफा। वेलकम बैक। अच्छा मोहसिन साहब, जब आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, देखिए जो हालात हैं उसके अंदर जाहिर है जो इक़दामात आप रिलीफ जिसकी बात कर रहे हैं, इस बात से आपने इत्तफाक किया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम करना है। लेकिन कैसे कम करना है? यहाँ तो आपने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है जितनी भी इनपुट कॉस्ट है उसकी कीमत बढ़ाने का। या तो आप ये फरमाएं कि आपको स्पेस मिल जाएगी। आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे तो एतमाद और यकीन ही ख़त्म हो चुका हुआ है। वो आप जितना मर्जी कागज़ पे लिखते हैं, आखिर में सबसे ज़्यादा कट और छुरी उधर ही फिरती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए।
देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बजट में जो रिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो है सैलरी जो है वो मिनिमम वेजेस इस दफ़ा बढ़ा दी जाएंगी, तकरीबन 20 से 21 हज़ार रुपए कर दी जाएगी। आप सवाल ये कर सकते हैं कि 20 से 21 हज़ार का आया काफ़ी है? मैं फिर भी कहता हूँ ये नाकाफ़ी है, लेकिन इस वक्त ये पोजीशन ज़रूर है कि अगर बिजनेसमैन पाकिस्तानी होकर सोचे तो उसके पास इतने प्रॉफिट इस वक्त इस दफ़ा आए हैं कि वो इसको आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम हिज प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम हिज लॉसेस। इसी तरीके से जब आप देखें तो हुकूमत की जहाँ पे तरजीहात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनकी रीजन जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन रिजल्ट्स आप सामने देखें, रेमिटेंसेस पहले से कितने बढ़ गए हैं। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हमें मिली थी उससे बिल्कुल नोज डाइव उसने किया था, और ये जो इकदाम हुए उसके बाद आके कहाँ पे खड़ी है। इन्फ्लेशन की बात मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन दुनिया में भी इस वक्त वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ी है, इतनी शायद नहीं बढ़नी चाहिए थी, हमें इसकी गवर्नेंस की तरह ज्यादा जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें जो कंटेनर पहले $700 में आता था आज $3000 में आता है, और उसकी सप्लाई जो है वो भी बड़ी एरेटिक है, वो भी बड़ी अनश्योर किस्म की है कि कभी वो सप्लाई आती है, कभी वो पोर्ट पे सामान रह जाता है क्योंकि शिपमेंट जो है होती नहीं है, क्योंकि शिप में जगह नहीं होती। बगैर इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इन तमाम चीजों की वजह से इन्फ्लेशन भी होती है। अब आप देखें कि जिस तरह गंदम की क्रॉप इस दफा इंशाल्लाह बेहतर आई है, उसके ऊपर हमें इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। अब जो है इसी तरीके से कॉटन की क्रॉप जो है वो बहुत खराब हुई है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के टाइम से खराब होना शुरू हो गई थी। मैं आता हूँ मोहसिन अजीज साहब, क्योंकि ये जो बात है, अब सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि असल चीज़ ये है, ठीक है बजट जो है वो उसके इदाद व शुमार, उसके अहदाफ, उसका सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, उसका मुमलिकत से ताल्लुक़ होता है कि आपका खसारा कितना है, आपकी ग्रोथ कितनी है, आपकी बाकी सारी चीज़ें कितनी हैं। लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हैं तो जो आम आदमी होता है बेसिकली वो ये देख रहा होता है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं और वो हालात का मुकाबला अपनी इस्तात के मुताबिक किस हद तक कर सकता है। जो चीज़ें उसको बराह रास्त मुतासिर करती हैं वो बिजली है, वो गैस है, वो उसकी फूड सिक्योरिटी है, वो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है कि अपने इस वादे को जो उन्होंने बजट आने से पहले एक हाइप क्रिएट कर दी है कि ये एक रिलीफ ओरिएंटेड बजट होगा, ये चीज़ें जो है ये मुहैया कर सकें कि आम आदमी जो है वो ये समझ सके कि उसकी ज़िंदगी में कोई सहूलत आई है? जी सर, मोहसिन साहब यहाँ बैठे हैं, मोहसिन साहब को ये सिर्फ मेरा सवाल है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉइज को रिलीफ कहाँ से देंगे? एक ही तरीका है, आप बोरो करेंगे और अपने लोगों को रिलीफ देंगे। आपका पैसे ही नहीं है भाई, आपके पास गुंजाइश ही नहीं है किसी को रिलीफ देने की, कहां से देंगे आप? 60% आपका बजट जा रहा है डेट सर्विसिंग में, 20% आपका जा रहा है आर्मी को चलाने के लिए, तो बाकी जो रह गया 20% या 10% उसमें आप गवर्नमेंट भी चलाएंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, लोगों को रिलीफ भी देंगे, कहां से देंगे? मुझे मोहसिन साहब को कहें, आप मुझे जवाब दें, इनके पास पैसे नहीं है, ये अपने एम्प्लॉइज को कहां से रिलीफ देंगे? अब मैं जवाब देता हूं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में आता हूं। मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि अब अगर वसाइल जो है नहीं है तो फिर हम ये जो सोच रहे हैं कि हमने, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वसाइल जो है वो मईशत का पहिया चलता है तो उससे जन्म लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हम जो अगला माली साल आ रहा है उसमें 5,600 अरब रुपए के वसाइल हम जमा करेंगे, इस साल हमने 4,100 अरब रुपए के किए हैं, 1500 अरब रुपया एक क्वांटम जंप होता है। आपको मईशत के अंदर वो सांस दिखाई देता है कि ये हो पाएगा और पहिया चल पड़ा है, उसका नतीजा निकलेगा? ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं। और मोहसिन साहब मेरे साथ फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, ये एफबीआर के रेवेन्यू को मॉनिटर करें, हर 3 महीने मुझे बताएं कि ये रिकवरी कैसे होगी। 200, 400 बिलियन का शॉर्टफॉल आता है, 600 बिलियन का शॉर्टफॉल आता है। ये झूठी फिगर्स हैं, ये झूठी फिगर्स जबरदस्ती। और पीएमएलएन में डार साहब से ही मेरा ये झगड़ा हुआ था कि एफबीआर को कहते हैं तुम लिख के दो कि तुम इतना रेवेन्यू दोगे, वो कहते हैं जी हो ही नहीं सकता, ये आप जबरदस्ती हमसे क्यों लिखवाते हैं?
तो ये सब IMF के लिए कहानी है, ये सब झूठ है और ये जबरदस्ती बनाए जाते हैं फिगर्स टू सेटिस्फाई द बजट, ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं आए। आप ये बजट जो आएगा आप ईयरली एवरी 3 मंथ आप कैलकुलेट करके देख लें, डेफिसिट बढ़ता जाएगा, ये रेवेन्यू आएगा नहीं और इसके करीब भी रेवेन्यू नहीं आएगा। और ये जो 4 ट्रिलियन भी आ गया ना, मैं मोहसिन साहब को कहता हूं $100 पे मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए के डॉलर पे, ये तो 150 का 160 का डॉलर हो गया, तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया। आप नंबर वाइज देखें, क्वांटिटी वाइज देखें, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा। और ये इस दफा आपको फर्दर पता चलेगा कि आप ये एक्स्ट्रा जो कह रहे हैं हम 1.5 ट्रिलियन रेवेन्यू लेके आएंगे, ये कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें मांडवी वाला साहब एक छोटा सा सवाल और है, फिर मैं उसका जवाब मोहसिन अजीज साहब से लेता हूं। आप ये फरमाएं कि आपको क्या दिखाई देता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर सर्कुलर डेट भी शामिल नहीं है, उसमें और बहुत सी चीजें शामिल नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, ये लोगों के जो टैक्स के रिफंड है वो भी शामिल नहीं है, वो भी 400-500 बिलियन रुपए पड़े हुए हैं। तो फिर ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये दिखा तो देते हैं, क्या ये जो हम वसाइल का फिगर बढ़ा देते हैं ये उसको सिर्फ नैरो डाउन करने के लिए करते हैं या हमारी नीयत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको ये कन्फेस कर रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट में भी यही होता था, PMLN की गवर्नमेंट में भी यही होता था और अब भी यही हो रहा है। और मैंने बुला के फाइनेंस मिनिस्टर कहा था ये क्या बकवास है, ये क्यों करना चाह रहे हैं आप, क्यों झूठ बोलते हैं लोगों के साथ, अपनी रियल पिक्चर पेश करें, बताएं लोगों को कि हमारी ये हालत है। अच्छा, अब मोहसिन अजीज साहब, गुजारिश ये है कि अगर हम GDP का साइज़ कम कर लें, आबादी का तनासुब कुछ और शो कर लें, उस हिसाब से हम फिगर्स जो हैं उनको रेलेवेंस ले आएँ, लेकिन उसके नतीजे में जो कन्फ्यूजन और फस क्रिएट होता है उसके मनफी असरात तो फिर मईशत पर आते हैं ना। फिर आप जो मर्जी बता दें, जो मर्जी कह लें। देखिए, मैं कुछ यहाँ बात करना चाहूँगा और वो ये है कि यहाँ पे जब डेफिसिट की बात होती है, बजट डेफिसिट की बात होती है, तो फिर यहाँ पे बात आती है ये कितनी मुद्दत से चल रहा है, हमें जो विरसे में मिला था वो सरप्लस मिला था। हम तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो फॉरेन लोन की जो रिपेमेंट्स हैं उसको छोड़ दें, उनके खाली इंटरेस्ट पेमेंट प्लस जो है जो आर्म फोर्सेस के जो अखराजात हैं जो कि मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है उनको आप ले लें, और सूबों को जो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बाद तो वहीं से डेफिसिट शुरू हो जाता है। और ये हमारे तरफ हमारे वक्त से शुरू हुआ है या ये पिछले जो है 5 साल से 7 साल से 10 साल से ये चला आ रहा है, ये तो बड़ी मुद्दत से चला आ रहा है। और यही तो रीज़न है कि इसके जब तक के इंडस्ट्री यहाँ वायबल नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री यहाँ चलेगी नहीं और जब तक यहाँ पे टैक्स कलेक्शन यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, ये मामलात हल नहीं हो सकते। अब मैं समझता हूँ इसको क्रेडिट देना चाहिए और सलीम साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इस दफा कोविड के बावजूद जो है ये टैक्स कलेक्शन हुई है, जो उसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये कम से कम 15% और बढ़ जाएगा, 20% और बढ़ जाएगा बड़े आराम से। और अगर कोविड के हालात बेहतर हुए तो ये जो टारगेट दिया गया है ये इंशाल्लाह अचीव होगा। देखिए हमारे इस वक्त पोजीशन क्या है, हमारे रिजर्व इस वक्त हाईएस्ट नहीं है। 25 बिलियन आपके पास कब जमा हुआ था, हमारे पास आज हैं। हमारे जो फॉरेन रिमिटेंसेस इस वक्त हाईएस्ट नहीं है, इसमें कोई डिनाइल है? ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है इसमें कोई डिनाइल है कि ये जो है ना ये हुआ है? रिफंड्स की यहाँ बात हुई है, ये हमें मालूम नहीं है कि पिछली हुकूमतों में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बुला के फंक्शंस किए गए और उनको बुलाने के बाद लिफाफे उनके हाथ में पकड़ाए गए। वो लिफाफे कौन पकड़ा रहा था? नहीं, मोहसिन अजीज साहब, मोहसिन अजीज साहब सवाल ये है, एक मिनट मोहसिन अजीज साहब सवाल ये है सर, मेरी बात यहाँ खत्म होने दे। नहीं, मेरी बात आप खत्म होने दे यहाँ पे कि वो लिफाफे अंदर से खाली होते थे, अंदर उनके चेक नहीं होता था। इस दफा 225 बिलियन के रिफंड एक्सपोर्टर्स को दिए गए। उससे क्या हुआ है, उनकी लिक्विडिटी बेहतर हुई है और ये प्रोडक्शन जो है एक इस वजह से बेहतर हुई है, दूसरी टर्फ प्रोग्राम दिया गया था उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। तीसरा जो है ये एमनेस्टी दी गई है जो कि कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक बूम क्रिएट हुआ है। और नेक्स्ट ईयर जो है आप देखेंगे कि ये काफी सारी चीजें
बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। वी हैव टेकन ऑफ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अच्छी सेलिंग होगी। अच्छा, अब मैं मोहसिन साहब आता हूँ, मैंने उधर सवाल पूछना था लेकिन चलें पहले मैं मांडवी वाला साहब से बात कर लूँ। सलीम साहब, मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि टेक ऑफ हो गया है। टेक ऑफ टू मार्स? ये जी टेक ऑफ टू मार्स हो गया है या टेक ऑफ टू कहाँ हो गया है? उन्होंने कहा मीशत टेक ऑफ कर गई है और अगले साल आप देखेंगे। मैं समझा वो कह रहे हैं मार्स पे जा रहे हैं हम। नहीं, मीशत वो कह रहे हैं टेक ऑफ हो गई है। अच्छा चले ठीक है। नहीं, मोहसिन साहब कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, यानी आप आपकी बात मैं मान लेता हूँ। हाँ, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ टेक ऑफ के लिए कहाँ के लिए टेक ऑफ कर गई? वो ये कह रहे हैं Do we have the fuel to take off? हाँ, नहीं, अब इसमें मांडवी वाला साहब सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है, हमारे रिजर्व्स जो हैं $25 बिलियन हो गए हैं, गो के अभी हमारी पेमेंट्स भी हैं $10-12 बिलियन की, वो एक अलग बात है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया है, टेक्सटाइल में सरमायाकारी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बूम आ रहा है, तो ये निशानियां हैं कि मईशत अब ठीक होने जा रही है। देखें, मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता कि मईशत टेक ऑफ कर गई। देखें, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। मईशत टेक ऑफ तब करेगी जब आप चीजें प्रोवाइड करेंगे एट द प्रॉपर रेट, एट द इंटरनेशनल रेट। लोगों को आप गैस देंगे, लोगों को आप बिजली देंगे और आप सारी वो चीजें करेंगे जिससे मईशत टेक ऑफ करेगी। मुझे इस वक्त कोई चीज नजर नहीं आ रही सिवाय रियल एस्टेट के, और वो भी आपने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक रिलीफ दी है लोगों को कि हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आप पैसे कहां से ला रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, और उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है। उसके अलावा मुझे कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें मुझे नजर आ रहा है कि मईशत टेक ऑफ कर गई है। अब जहां तक आप बात करते हैं, हाँ जी, कोविड खत्म हो गया है, कोविड कम हो गया है, और अब जो इफेक्ट आया था कोविड का उससे सिचुएशन बेहतर हो गई है, जरूर हुई होगी। मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि मईशत टेक ऑफ कर गई है, मैं नहीं समझता। मईशत कहां टेक ऑफ कर गई है? बांग्लादेश में कर गई है। मईशत कहां टेक ऑफ कर गई है? वियतनाम में कर गई है। जरा आप बैठे ना, उसके साथ जरा एक दिन प्रोग्राम रखें और बांग्लादेश के फिगर और वियतनाम के फिगर कंपेयर करें पाकिस्तान से, और आपको शर्म आती है। मुझे तो शर्म आती है आज जब बांग्लादेश से मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, और वो कहते हैं जी हम खुश हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो गए, हम बेहतर कंडीशन में आज क्योंकि हम पाकिस्तान से अलग हो गए। मुझे शर्म आती है। और मैं आपको बताऊं, अगेन इन दी एंड, अगर जब तक हम अपनी मईशत को सीरियसली नहीं लेंगे और हम वो रिक्वायर्ड चीजें नहीं करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, ये सब कॉस्मेटिक चीजें करना, नंबर फजिंग करना और प्रोजेक्शन करना, इनसे मईशत टर्न अराउंड नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि मोहसिन साहब मेरे से बेहतर समझते हैं इन बातों को। ठीक है, उनको मैं आता हूं मांडवी वाला साहब, उनको डिफेंड करना है मोहसिन साहब को। मैं आई डोंट ब्लेम हिम, मगर द फैक्ट इज कि ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज एंड ही हैज अ वेरी गुड आइडिया व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, अब मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि मांडवी वाला साहब साथ साथ आपको कहते जाते हैं कि इनको डिफेंड करना है, हालात और वाक़यात का इनको बड़ा पक्का पता है। बात ये है मोहसिन अजीज साहब कि 2-3 फैक्टर होते हैं। एक ये कि आपके मुल्क में सरमायाकारी कितनी आ रही है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो मुझे तो बाज़ पंजाबी का मुहावरा वो याद आता है कि कुब्बे को लतकारी आ गई है कि हमें कोविड रास आ गया कि भारत और बांग्लादेश के ऑर्डर बंद हुए, हमारी तरफ आ गए। अब ये एक जो परमानेंट सूरत हाल है कि आपने अपनी बरामदात को फ़रोग़ देना है, $25 अरब से आपका कुछ नहीं बनना। जो हालात और वाक़यात हमारे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उस फातिहा पड़ी जा चुकी हुई है, सरमायाकारी आधी से भी कम हो गई है। मोहसिन अजीज़ साहब, जब तक ये सारे फैक्टर्स नहीं चलेंगे, आप कैसे कहेंगे कि हमारी मईशत जो है वो इस्तेहकाम पजीर है?
देखिए, बांग्लादेश की, वियतनाम की बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम की इकोनॉमी जो है आज से 20 साल पहले टेक ऑफ कर गई थी। वो ज़माने कोई और थे, वो ज़माने पीपल्स पार्टी के थे, दूसरी हुकूमतों के थे। टेक ऑफ तो वो तब कर गए थे, आज तो वो स्मूथ सेलिंग कर रहे हैं, आज तो बड़े आराम से वो चल रहे हैं। लेकिन हमें वो देखना है कि हमने जो ये 20-25 साल अपने ज़ाया किए, जिस वक्त के ये तमाम जो ये रीजन है, इस रीजन ने, वियतनाम देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, और इसके साथ जो ममालिक हैं वो आप देख लें, इवन थाईलैंड देख लें, इन तमाम ने उस ज़माने में टेक ऑफ किया था। और वो जो टेक ऑफ किया था उस वक्त हम सो रहे थे, हम अपना बिल्कुल इंचों के हिसाब से चल रहे थे। अब आप देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। ये इंडस्ट्री जो बंद पड़ी थी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डॉलर के जो रेट था, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी के क्रंच आ गए थे, यानी इनको लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं थी, रिफंड नहीं मिल रहे थे, ये इंडस्ट्री बंद हो गई थी। ये स्विच ऑन एकदम नहीं हो सकता कि 2018 के हम जो है अगस्त में आए और स्विच ऑन कर दें तो ये एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इट टेक्स टाइम। उसके लिए फिर वो मशीनरी एब्सोल्यूट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, वो तमाम चेंजेस आई, उनको इनकरेज किया गया। आज आपके पास ये रिजल्ट आया कि ये उठ गई है। और मैं आपको बार बार फिर ये कहता हूँ कि इस दफा आप देखेंगे तो रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान में जो आज दिन तक हुई है। ठीक है मोहसिन अजीज साहब, मैं आता हूँ क्योंकि मैं ज़रा 2-3 सवाल जल्दी पूछने हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त क्या वो बेसिक इक़दामात हो सकते हैं IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जिसके नतीजे में अवाम को कोई रिलीफ जो है वो दस्तयाब हो सके, गो के बजट का बराह रास्त ताल्लुक़ तो कोई नहीं होता आवाम से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई सोशल प्रोग्राम्स करे, जैसे हमने BISP शुरू किया था औरतों को। वो कहते हैं एहसास प्रोग्राम हमारा BISP से बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जी बाब, वो तो ये जो मर्जी आए कहते रहें। मैं समझता हूँ कि उस प्रोग्राम ने PMLN के टाइम में भी ग्रो किया। PMLN ने कोशिश की कि उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बनाया जाए, नाम चेंज करने की कोशिश की, हमने ऑब्जेक्ट किया। आज ये उसको एहसास प्रोग्राम बना देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया और वी आर प्राउड ऑफ दिस प्रोग्राम। देखें, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है ये प्रोग्राम किसने शुरू किया, सबको पता है कि ये इस किस्म के प्रोग्राम्स की हमें जरूरत है। और मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं भी था जब ये हमने कंसीव किया और हमने जब इसको लॉन्च किया, मैं समझता हूं कि शायद वो और को इस किस्म के प्रोग्राम्स लेके आए और वो दैट इज द ओनली वे टू रीच पीपल। ठीक है, मैं मांडवी वाला साहब, मेरे पास आखिरी मिनट रह गया। मोहसिन अजीज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बजट का स्ट्रक्चर होगा वो कोई मईशत के पहिए को रवानी में बदल पाएगा या वसाइल की कमी आड़े आएगी, IMF की शराइत आड़े आएंगी? रोजगार के लिए ये कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह आएगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेरोजगारी दूर होनी है, बेरोजगारी से जो है ये तमाम मईशत जो है ये चलेगी। और फर्स्ट जो है वो तरीक़ाकार यही है कि किसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, जो कि वो मैं फिर दोबारा कहता हूं कि बढ़ रही है और बढ़ने की तरफ गामजन है, और उसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ये एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो एग्रीकल्चर। मोहसिन अजीज साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। नाजरीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।